नमस्ते। दिसंबर 2024 के मैक्रो और मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। नवंबर में कुछ महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे। विश्व स्तर पर यूएस इलेक्शन और भारत में महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों का चुनाव। इलेक्शन डे के कुछ हफ्ते पहले पोल्स ने यूएस में ट्रंप की जीत और महाराष्ट्र में महायुति की जीत का संकेत दिया था, लेकिन सफलता का इतना स्पष्ट होना प्रतीत नहीं हो रहा था। रिपब्लिकन की बहुमत ने मार्केट की उम्मीदों को बदल दिया है। यूएस इक्विटीज में तेजी आई है और टेक स्टॉक्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो नए प्रशासन के तहत सुधरते आर्थिक स्थिति की प्रति आशा को दिखाता है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी कुछ लाभ देखा गया। वहीं दूसरी ओर नवंबर में एफआईआईज ने ईएम इक्विटीज को बेचा। मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस रेट कटिंग साइकिल में टर्मिनल फेड फंड्स रेट 3% की जगह 3.75% के आसपास होगा। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 4.2% तक आ गए हैं। DXY में 7 से 8% की अप्रिसिएशन देखी गई है। नवंबर में गोल्ड लगभग 3% गिर गया है और बिटकॉइन ने सर्ज किया है, क्योंकि ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज के लिए ज्यादा फेवरेबली बात की है। इंडिया में बीजेपी लेड अलायंस की महाराष्ट्र में जीत ने मार्केट में राजनीतिक स्थिरता पर विश्वास को बढ़ाया है, लेकिन इसने वेलफेयर स्कीम्स के बढ़ते हुए रोल को भी दिखाया, जो राजनीतिक फेवर्स पाने में मददगार है। फ्रीबीज का प्रभाव आगे भी बना रहेगा और आने वाले 12 से 18 महीने में दिल्ली, बिहार और यूपी के राज्य चुनाव में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ट्रंप प्रशासन के कई महत्वपूर्ण एजेंडा हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट, रिड्यूस कॉर्पोरेट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज और हायर टैरिफ्स। इन पॉलिसीज का एसेट क्लास पर कुछ प्रभाव हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इनमें से अधिकांश पॉलिसीज लॉजिकली ज्यादा महंगाई और बेहतर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की तरफ ले जाएंगे, जो बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदल सकती है। टैरिफ्स अक्सर उन करेंसीज को कमजोर करती है जिन पर टैरिफ लगाया गया हो। आगे चलकर समय सीमा और इसके वास्तविक अनुयोजन काफी महत्वपूर्ण हो। एक चर्चा यह भी चल रही है कि क्या यह टैरिफ्स अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य होंगे या इनको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा बाकी देशों से कुछ कंसेशंस पाने के लिए। राजनीति के अलावा यूएस और चाइना के पिछले महीने की आर्थिक डेटा ने भी मार्केट की उम्मीदों को पार किया है, जबकि यूरोप अभी भी निराश कर रहा है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप गोल्ड पे अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, क्योंकि हमें लगता है कि अभी रिफ्लेशनरी थीसिस दोबारा उभर कर आ रहा है। 2016 में भी जब ट्रंप को पहली बार चुना गया था, डॉलर ने इलेक्शन के बाद पहले 2 महीने में मजबूती दिखाई थी, बिल्कुल अब जैसा हो रहा है। लेकिन 2017 में डॉलर की मजबूती नहीं रही, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में रिकवरी थी और ट्रंप 1.0 के दौरान पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई थी। इस बार ग्लोबल ग्रोथ कमजोर है और इलेक्शन प्रॉमिसेस को लागू करने के लिए ज्यादा तैयारियां हैं, इसलिए डॉलर को सपोर्ट मिल सकता है। रुपये की वॉलेटिलिटी को काफी हद तक कम कर दिया गया है, एक जाने बूझे पॉलिसी डिसीजन के रूप में, और रुपये की डेप्रिसिएशन अन्य ईएम करेंसीज के कंपैरिजन में काफी कम है। हम अनुमान लगाते हैं कि 2025 के मध्य तक रुपया धीरे धीरे डॉलर के परस्पर 85 तक डेप्रिशिएट हो सकता है। पिछले महीने हमें इंडिया के Q2 GDP डेटा से काफी निराशा मिली।
Q2 FY25 GDP 5.4% तक गिर गया था। वो Q1 में 6.7% पर था और FY24 में 8.3%। कुल मिलाकर कहें तो जीडीपी ग्रोथ उम्मीदों से काफी नीचे था। हम सोचते हैं कि यह 5.4% एक अनुचित घटना है और आगे चलकर ग्रोथ थोड़ा बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट, माइनिंग और सरकारी खर्च में भी कुछ रिकवरी फैक्टर करें, ट्रम्प टैरिफ्स के पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का फ्रंट लोडिंग और हेल्दी खैरिफ आउटपुट को भी ध्यान में रखें, तो हमें रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स का ग्रोथ 6.5% और पूरे साल का ग्रोथ 6.3 या 4% तक ही दिखाई दे रहा है। अपनी दिसंबर पॉलिसी में भी आरबीआई ने अपनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को 7.2% से घटाकर 6.6% तक कम कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अर्निंग्स भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। अर्निंग्स में डाउनग्रेड हुआ है और FY25 के लिए निफ्टी की एक्सपेक्टेशंस अब सिर्फ 5 से 6% ग्रोथ की है, जो कि साल के शुरुआत में 13% थी। हम सोचते हैं कि ग्रोथ की तरह अर्निंग्स भी यहाँ से थोड़े सुधरने चाहिए। आज इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम सप्लाई साइड से तो रेडी हैं। बैंक्स के पास क्रेडिट एक्सपैंड करने का बैंडविड्थ है, कॉर्पोरेट के पास क्रेडिट बढ़ाने के लिए बैलेंस शीट है और कंज्यूमर्स भी शायद थोड़ा और लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन डिमांड काफी कम है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ने कोविड के लो से तो रिकवरी की है, लेकिन अभी भी साइडवेज है। इनकम ग्रोथ बस इतना ही हुआ है कि इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट कर सके, लेकिन ओवरऑल स्पेंडिंग अभी भी कमजोर है। एक्सपोर्ट्स अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के चलते काफी वॉलेटाइल हो गए हैं और इंडिया को चाइना से कठिन प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए, पर उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन के रूप में भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कोविड के बाद स्पष्ट रूप से सरकार का केपेक्स थ्रस्ट और अपर इनकम हाउसहोल्ड्स में हेल्दी सेविंग्स इंडिया के ग्रोथ के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग पिलर थे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में मददगार थे। वो पिलर्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ऐसा लगता है कि फिस्कल पॉलिसी का फोकस कंसोलिडेशन पर है और मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, और ऐसे में ग्रोथ ने थोड़ा एक बैक सीट ले लिया है। अब इस आउटलुक को और पॉलिसी अप्रोच को बदलने की जरूरत है। अपनी दिसंबर पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा, शायद इसलिए क्योंकि हेडलाइन सीपीआई रीसेंट महीनों में 6% के आसपास चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बैंक के लिक्विडिटी कंसर्न्स को दूर करने के लिए सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर 4% पर कर दिया है। हम सोचते हैं कि यह एक बेहतर कदम है, क्योंकि सीआरआर ज्यादा सीधा और तुरंत प्रभाव डालने वाला होता है। यह कदम समय के हिसाब से भी ठीक लगता है, क्योंकि बैंक्स को अभी लिक्विडिटी की जरूरत है। इसके अलावा रीसेंट डॉलर कैपिटल आउटफ्लोज ने आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेचने पर मजबूर किया, जिससे रुपी लिक्विडिटी में कॉन्ट्रैक्शन आया था। लिक्विडिटी कंडीशंस अगले कुछ महीनों में टाइट होता ही प्रतीत हो रहा था। सीआरआर कट से लगभग INR 1.2 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट हो सकता है, जो बैंक्स को कुछ सपोर्ट देगा। लेकिन अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि डिपॉजिट रेट्स अपने चरम पर आ चुके हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 एक्सटर्नल मेंबर्स में से 2 ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के लिए वोट दिया था। इससे यह सवाल उठता है, क्या यह बात संकेत करता है कि पॉलिसी मेकर्स के बीच में भी अब ग्रोथ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं? Q2 FY26 के CPI एस्टिमेट्स 4% के आसपास कन्वर्ज हो रहे हैं और FY25 के ग्रोथ एस्टिमेट्स को भी 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। यह दोनों बातें आने वाले महीनों में रेट कट्स के लिए सहायक है। रेट्स के पर्सपेक्टिव से
जैसे ही मार्केट पॉलिसी ईजिंग को प्राइस करना शुरू करेगा, हम देख सकते हैं कि बेंचमार्क यील्ड्स पॉलिसी रेट से ज्यादा पास आने लगते हैं। यह इन्वेस्टर्स को थोड़े लंबे ड्यूरेशन वाले एसेट्स में एक्सपोजर बढ़ाने का मौका दे सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, खास करके यूएस की फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी, अभी भी अनसर्टेनिटी के मेन सोर्सेज हैं और वो यील्ड्स को वॉलेटाइल रखेंगे। नवंबर महीने में इंडियन इक्विटी में काफी वॉलेटिलिटी थी, पर अंत में इंडियन इक्विटी इंडाइसेस थोड़े नेगेटिव क्लोज हुए। महीने के काफी हिस्से में यूएस में राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, बढ़ता हुआ यूएस डॉलर और एफपीआईज के लगातार सेलिंग के कारण इंडियन इक्विटी में कमजोरी बनी रही। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी धीमापन और अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में कट ने भी मार्केट के मूड को दबाए रखा। लेकिन महीने के आखिरी हिस्से में इंट्रा मंथ लॉसेस थोड़े रिवर्स हो गए, जब महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स में रूलिंग एनडीए अलायंस की सफलता दिखाई दी और मार्केट का पॉलिसी कंटिन्यूटी पर विश्वास दोबारा मजबूत हुआ। लेकिन एक बात है, पिछले कुछ महीनों से मार्केट ब्रेड काफी डिटेरियोरेट हो रहा है। अंत में प्राइस मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है और वैल्यूएशंस अभी भी हाई है। इसलिए इंडियन एसेट्स के नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर बुलिश होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक गहरी या लंबी करेक्शन के चांसेस कम है। इंडिया की मैक्रो स्टोरी अभी थोड़ी स्लो हुई है, पर ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। ऐसे में फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। हम अभी भी यह मानते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ज़्यादा डिसर्निंग हो जाएगा और उन कंपनीज की तरफ वापस जाएगा जिनके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स और लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी और सस्टेनेबल कैश फ्लो है। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।